हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के फरवरी 2024 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लेक क्वीन क्रूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर के रामगढ़ताल में इस क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया। लेक क्वीन क्रूज। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मिर्जापुर में किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए राज्य से 21 बच्चों का चयन किया गया। बटेश्वर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती, जो कि थी 25 दिसंबर 2023 को, इस दिन 148 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और उनके नाम पर बने सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बटेश्वर से गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ। आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली बकायादारों के लिए यह योजना थी। 8 नवंबर से 31 दिसंबर यानी 54 दिनों तक यह 3 चरणों में चलाया गया। उपभोक्ताओं को 50 से 100% तक छूट प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में 57 साइबर क्राइम थाने। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने हैं। बाकी बचे हुए 57 जनपद में भी इसी तरह के थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI के साथ समझौता। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का IRRI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर चावल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वाराणसी में विकास परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री द्वारा 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन। चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर पार्क। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनेगी आधुनिक गौशाला। यह गौशाला लखनऊ के उत्तर धौना गांव में बनाई जाएगी। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ के उत्तर धौना गांव में। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट का शुभारंभ। इसका शुभारंभ चंदौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ में किया गया। इस यूनिट का प्रयोग कम वजन वाले तथा पीलिया से पीड़ित शिशुओं का इलाज करने के लिए किया जाएगा। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, यह चंदौली के नौगढ़ में। उत्तर प्रदेश में विशेष सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान। यह अभियान 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक संचालित किया गया। इस अभियान में कुशीनगर जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। कुशीनगर जिले को 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में, और इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद ओवरऑल चैंपियन बना। अगला है बृहद काशी सांसद रोजगार मेला। वाराणसी में बृहद काशी सांसद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है नो नॉनवेज डे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साधु TL वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। 25 नवंबर को साधु TL वासवानी की जयंती पर। अटल गीत गंगा कार्यक्रम। अटल गीत गंगा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। अवध फेस्टिवल, इसका भी आयोजन लखनऊ में किया गया। भिक्षा से शिक्षा की ओर। भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 500 बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राजभवन में एक स्वयंसेवी संस्था भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहला स्थान तिरियानी ब्लॉक ने प्राप्त किया, जो कि कुमुराम भीम आसिफाबाद तेलंगाना में स्थित है। तिरियानी ब्लॉक पहला स्थान और कौशाम्बी जो है यह दूसरा स्थान प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। कानपुर में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC से उच्चतम ग्रेडिंग प्राप्त किया। मथुरा में स्थित गोकुल बैराज। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मथुरा स्थित गोकुल बैराज में सीवेज शोधन संयंत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, सीवेज शोधन संयंत्र के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल गोरखपुर में शुभारंभ। अन्य राज्य की न्यूज देख लेते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, इसका आयोजन पटना में किया गया। वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैथिली साहित्यकार वासुकीनाथ झा को उनके मैथिली निबंध संग्रह बंध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। ये औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर और नालंदा जिले में स्थापित किए जाएंगे। गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। मिशन दक्ष योजना। बिहार में कमजोर छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष योजना शुरू की गई, जिसमें शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। मिशन दक्ष योजना। बिहार को वनीकरण प्रयासों हेतु मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान। दुबई में आयोजित COP 28 में बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही वनीकरण अभियान, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में शुरू किया गया था। 18वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपटक विश्व शांति पूजा का आयोजन। इसका आयोजन कहां पर किया गया? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में। उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को GI टैग। उत्तराखंड एक दिन में सबसे अधिक GI टैग वितरित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया, जिसमें उसने एक ही दिन में 18 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया। रामचरितमानस की चौपाई का मुंडारी भाषा में अनुवाद। झारखंड में खूंटी जिले के चारिद गांव में रहने वाले छत्रपाल सिंह मुंडा ने इस महाग्रंथ को क्षेत्रीय भाषा मुंडारी में पेश किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई। 21 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने इस लाइव वीडियो की सुनवाई का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 2023, इसका आयोजन भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया गया। राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 2023। कूनो वन महोत्सव। मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले के रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कूनो वन महोत्सव का आयोजन किया गया। 20वां न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। हिम महोत्सव, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन। अगला है रास महोत्सव। विश्व के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप असम के माजुली में रास महोत्सव या रास लीला का आयोजन किया गया। असम के माजुली में रास महोत्सव या रास लीला का आयोजन किया गया। 22वें हार्नबिल महोत्सव 2023, इसका आयोजन नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2023 तक किया गया। हार्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड का 61वां राज्य दिवस जो कि 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में। निर्माण अप्सुजा इंफ्राटेक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन के सहयोग से तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में विश्व के पहले 3D मंदिर का अनावरण। आंध्र प्रदेश में कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण और नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें राष्ट्रपति द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इन विधेयकों पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 यह भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 358 धाराएं होंगी। इसमें पहले 511 धाराएं थी, यानी IPC में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के स्थान पर सीआरपीसी 1973 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 531 धाराएं होंगी, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता 2023 यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 170 धाराएं होंगी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं थी। प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है और 41 अपराधों की सजा की अवधि को बढ़ा दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कैद या मृत्यु पर्यंत कैद, नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद अथवा फांसी। और रेप की धारा अब 63 और 69 होगी। पहले 375 और 376 थी, अब जो है वह होगी 63 और 69। हत्या की धारा 101 होगी, जबकि पहले 302 थी। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी। किसी केस में 90 दिन में क्या हुआ इसकी जानकारी विक्टिम को देनी होगी। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023। इसको भी 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यह अधिनियम 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। इसके अलावा यह द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। यह निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पदों से मुक्ति से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वह एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता अथवा सबसे बड़े दल का नेता। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। इसमें अपील अधिकरण के लिए अध्यक्ष की आयु सीमा जो है वह 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। यानी अधिकरण के अध्यक्ष की आयु अब 70 वर्ष होगी जो कि पहले 67 थी और अन्य सदस्यों की 67 वर्ष कर दी गई है जो कि पहले 65 थी। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर आरक्षण एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 देख लेते हैं। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित यानी सामाजिक जाति शब्द को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान। इस अधिनियम में एससी, एसटी और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियां तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 देख लेते हैं। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव। इन सदस्यों में से 7 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीट 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान। यानी टोटल तो 114 है, लेकिन इसमें से 24 सीटें जो है वो पीओके के लिए आरक्षित रहेंगी। उपराज्यपाल विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों में से 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। इन 2 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वह महिला होनी चाहिए। अगला है जनजातीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि व्याख्यान। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदि जनजाति अधिविन्यास कार्यक्रम यानी आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया। अर्जुन मुंडा द्वारा नई दिल्ली में। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर गैर कानूनी संगठन घोषित। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 की धारा 3A के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। अगला है खान मंत्रालय द्वारा
एनजीडीआर पोर्टल का शुभारंभ। खान मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी यानी एनजीडीआर पोर्टल लॉन्च किया गया। एनजीडीआर पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने, उसे साझा करने, उसका विश्लेषण करने के लिए व्यापक ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट है सूरत डायमंड बोर्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने को वैध ठहराया। इस 5 जजों की पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। पीठ के अनुसार अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर के राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ ने 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है। 30 सितंबर 2024 से पहले 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 35 से 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। अगस्त 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की थी। अगस्त 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। नेक्स्ट है ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर केबिन अनिवार्य करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2025 या इसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। यह बैठक पटना में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। नेक्स्ट है आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। खादी माटी कला महोत्सव। खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। सूरत एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। डीजीसीए से अयोध्या एयरपोर्ट को लाइसेंस। अयोध्या एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को लाइसेंस प्राप्त हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसकी थीम थी भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सबसे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है 90, लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5। विधानसभा की 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5। मध्य प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। विधानसभा सीटों की संख्या है 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा की 10। तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या है 119, लोकसभा की सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा की 7। 119, 17 और 7। मिजोरम में बने हैं मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1। नेक्स्ट है उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, इन तीनों के मध्य जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इसका विषय था स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। अगला है कला एवं संस्कृति। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। कहां पर? फ्रांस के सेरगी में। इन्हें यानी तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े योग सेंटर स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन वाराणसी के उमराहा में किया गया। वाराणसी के उमराहा में
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि स्वर वेद के लेखक हैं। स्वर वेद के लेखक कौन है? संत सदाफल महाराज। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। इसमें भागीदार राज्य रहा असम। भागीदार राज्य असम। काशी तमिल संगमम 2023, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। काशी तमिल संगमम 2023। गरबा नृत्य, यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। गरबा इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इससे पहले 14 थे, जबकि गरबा के बाद अब यह संख्या जो है वह 15 हो गई। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक भाषा की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई थी। 12वां दिव्य कला मेला 2023। 12वां दिव्य कला मेला 2023, इसका आयोजन सूरत में किया गया। अगला है आर्थिकी। सदी के अंत तक भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति सीईबीआर यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 21वीं सदी के अंत तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का जीडीपी चीन से 90% और अमेरिका से 30% अधिक होगा। भारत 2024 से 2028 तक औसतन जो है 6.5% की वृद्धि दर बनाए रखेगा। अगला है सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17% से अधिक की वृद्धि। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17% से अधिक दर्ज किया गया। रिफंड समायोजित करने से पूर्व प्रत्यक्ष करों का संग्रह 15,95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि 2022-23 में यह 13,63,000 करोड़ रुपए था। एडीबी द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। वर्ष 2025 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.7 पर बरकरार रखा है। प्रवासियों से धन प्रेषण प्राप्ति में शीर्ष देश। विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रवासियों से धन प्राप्त करने में वर्ष 2023 में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने देश में अनुमानित $125 रकम भेजी। अगला है भारतीय बैंकों की विदेशी उपस्थिति में वृद्धि। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय बैंकों ने सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी विदेशी उपस्थिति को बढ़ाकर 417 कर लिया है, जो कि पिछले वर्ष अंत तक 399 था। 417। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़ा। वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-नवंबर अवधि में घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया है। ऊर्जा उपभोग में 4.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत जो है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक। आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक रहा। भारत का पहला एआई मॉडल, जिसका नाम है कृत्रिम। ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल के नेतृत्व वाले एआई उद्यम कृत्रिम एसआई डिजाइन द्वारा इसका अनावरण किया गया। कृत्रिम जो है यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम है। अगला है जेन रोबोटिक्स। केरल स्थित स्टार्टअप जेन रोबोटिक्स को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस सम्मेलन यानी जीपीएआई 2023 में भारत के शीर्ष एआई स्टार्टअप के रूप में चुना गया। शीर्ष एआई स्टार्टअप जेन रोबोटिक्स। रक्षा मंत्रालय व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे के साथ अनुबंध। यह अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किया गया। रक्षा मंत्रालय व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे के मध्य। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता जो है वह कम करना है। महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य समझौता। यह समझौता टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीएआई सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन
नई दिल्ली में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। GPAI के 29 सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। भारत और इटली के मध्य समझौता। भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों को इटली में पढ़ाई के बाद 1 वर्ष तक के लिए अस्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी ताकि वे पेशेवर अनुभव प्राप्त कर सकें। अगला है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS 2023। IONS के नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। नौसेना प्रमुखों की 9वीं संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में, यानी 2025 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कोरिया गणराज्य की नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में स्वागत किया गया। INOS में शक्ति या सदस्यों की संख्या 34 है, जिसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक शामिल हैं। अगला है अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री। अगला है भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत के साथ मालदीव जो है वह हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। यह समझौता 2019 में मालदीव द्वीप समूह के जल निकाय पर शोध करने के लिए भारत और मालदीव के बीच किया गया था। अगला है ईरान और केन्या में भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश। इससे पहले श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री को देने की घोषणा की है। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, और अब ईरान और केन्या। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। UNODC के अनुसार म्यांमार जो है यह अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। कौन सा देश? म्यांमार। 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन। इसका आयोजन दुबई में किया गया। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ इटली। इटली जो है वह चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। BRI प्रोजेक्ट से इटली 2019 में जुड़ा था और 2024 में इस प्रोजेक्ट की समय सीमा जो है समाप्त होने वाली थी। इससे पहले ही इटली ने इसे अलग होने की घोषणा कर दी। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद हेतु पुनः निर्वाचित। भारत को IMO परिषद के लिए लंदन में हुए चुनाव में 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ पुनः चुन लिया गया है। भारत कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन यानी CSC की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुना गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को चुना गया है। पहली बार कुकिंग ऑयल से फ्लाइट की उड़ान। वर्जिन अटलांटिक के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी और अटलांटिक महासागर को पार कर न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें पहला है पाट मित्रो ऐप। पाट मित्रो ऐप को वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप में नवीनतम कृषि पद्धतियां और MSP, जूट श्रेणी मानक, जूट आई केयर आदि किसान केंद्रित योजनाएं तथा मौसम पूर्वानुमान एवं कच्चे जूट से अपने भुगतान स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पाट मित्रो ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है जूट के लिए स्पेशली। अगला है वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम समर। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। अगला है नौसेना पोत तार मुगली भारतीय नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना ने पूर्व नौसेना कमान के संरक्षण में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS तार मुगली पोत को शामिल किया। यह युद्धपोत 2006 में मालदीव को उपहार में दिया गया था। युद्धपोत को मई 2023 में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया। अगला है अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेश निर्मित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था। AI मॉडल जेमिनी। जो AI मॉडल जेमिनी है इसे गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है ऑटिज्म के इलाज की नई संभावना की खोज। चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस प्रकार का इंजेक्शन बनाया है कि मस्तिष्क के भीतर जेनेटिक बेस एडिटिंग के माध्यम से चूहे में ऑटिज्म के लक्षणों को दूर कर सकता है। अगला है आकाश ने एक साथ 4 लक्ष्य भेद का रिकॉर्ड बनाया। वायुसेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 टारगेट ढेर कर दिए। इसे 12 दिसंबर 2023 को सैन्य अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में प्रदर्शित किया गया था। आकाश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली। MP4 की नई प्रजाति की खोज। उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चिल्का झील में समुद्री MP4 की नई प्रजाति की खोज की है। चिल्का झील में माहे, मालवन और मंगरोल लॉन्च। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा बनाए जा रहे 8X ASW शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाज कौन कौन से हैं? माहे, मालवन और मैंगरोल को हाल ही में कोच्चि में जलावतरण किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष एक्सरे विस्फोट की खोज। यह विस्फोट अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटर में हुआ है। यह खगोलीय घटना इसरो के एस्ट्रोसैट ने कैद की है। इसरो के एस्ट्रोसैट ने। अगला है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। भारत की पहली सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को केरल के अलापुझा में लॉन्च किया गया। सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकुडा। बाराकुडा का नाम मछली के नाम पर रखा गया है। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। अगला है वन रोपण के लिए मियावाकी पद्धति। छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वनावरण को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी पद्धति को अपनाया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा यह अपनाया जाएगा। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। इसका आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक UAE के दुबई में किया गया। इसके प्रमुख परिणाम रहे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की दिशा में कार्य करने का आह्वान, हानि एवं क्षति कोष के संचालन संबंधी समझौता, हानि एवं क्षति को रोकने के लिए अथवा न्यूनतम करने के लिए सैन डियागो नेटवर्क पर निर्णय लिया गया। अगला है UAE $30 बिलियन निवेश करेगा। COP28 सम्मेलन के अध्यक्ष देश UAE ने $30 बिलियन के एक फंड के निवेश की घोषणा की। अल्टेरा नामक यह फंड जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ। भारत के मिशन रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया। इस अलायंस में भारत के अतिरिक्त 8 अन्य देश हैं। डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। भारत में रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ 2021 में किया गया था। अगला है ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ। यूनिसेफ की एक संस्था जेनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया। यूनिसेफ की एक संस्था जेनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको शुभारंभ। अगला है चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी। केंद्र द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी। कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान में। नेक्स्ट है 2023 के लिए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन अनुमान। रिपोर्ट में कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में 40.9 बिलियन टन होने का अनुमान है। विश्व भर में 2023 में कोयले से 1.1%, तेल से 1.5% और गैसों से 0.5% उत्सर्जन में वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा। नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र यानी IDRC और वैश्विक विकास नेटवर्क यानी GDN के साझेदारी में प्रकाशित की गई। नीति आयोग, IDRC और GDN के साझेदारी में। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं सूचकांक। कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर NCRB। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। महानगरों में
प्रति लाख आबादी पर दर्ज संज्ञेय अपराध के मामले सबसे कम कोलकाता से आए हैं। अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त। WHO ने कहा है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता यानी लीड्स रिपोर्ट 2023 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 या COP28 के दौरान यह जारी किया गया। इसे जर्मन मार्च, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत की रैंक 2024 में 7 है और 2023 में 8वें स्थान पर था। प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तेलंगाना के तिरयानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान जबकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में 500 ब्लॉक को कवर किया गया था। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2023 विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची। इस सूची में पहले स्थान पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन शामिल है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस। भारत की 4 महिलाएं इस सूची में शामिल, जिसमें निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, रोशनी नदार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, शोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह 76वें। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, रोशनी नदार मल्होत्रा 60वें, शोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024, इसे क्यूएस यानी क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया। टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। आईआईटी बॉम्बे 303वें स्थान पर और आईआईटी मद्रास जो है 344वें स्थान पर रहा। इसमें 1397 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, जिसमें से भारत के 56 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कोई भी भारत का जो है विश्वविद्यालय टॉप 100 में शामिल नहीं है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसे जारी किया गया। भारत की रैंक 49 है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान 12वां है। अमेरिका जो है यह पहले स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 भारत की रैंक 49। जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023, इसे मर्सर द्वारा जारी किया गया। हैदराबाद जो है भारत का सबसे अच्छा जीवन गुणवत्ता वाला शहर है। ओवरऑल रैंक जो है वह हैदराबाद की है 153 और पुणे 154वें स्थान पर है। वियना ऑस्ट्रेलिया का जो वीना है वह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्चाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी कोविड-19 के दौरान। अगला है NAEG के लिए योजना और वेब पोर्टल। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 हेतु योजना और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा चेन्नई बेसिन के लिए 561.29 करोड़ रुपए की शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना चेन्नई बेसिन के लिए। अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ से अधिक। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कुल नामांकन 6 करोड़ पार कर गए हैं, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 79 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और इसकी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। अगला है उज्ज्वला के तहत 14.17 करोड़ सिलेंडर रिफिल। अक्टूबर 2023 तक देश में गरीब महिलाओं को 9.8 करोड़
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जिनमें 14.17 करोड़ सिलेंडर का रिफिल किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने हेतु यह योजना शुरू की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना। देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अयोध्या में हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 46 विकास परियोजनाओं का। गजराज सुरक्षा प्रणाली। भारतीय रेलवे द्वारा रेल की पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं बीमा। सिंधु सॉलिटेयर प्रोग्राम का अनावरण। इंडसइंड बैंक द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा हेतु यूपीआई भुगतान की सीमा बढ़ी। आरबीआई द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूपीआई की लेन देन सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु। नारी शक्ति बचत खाते का शुभारंभ। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नारी शक्ति बचत खाते बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया। यह समझौता देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई और जर्मन विकास बैंक के मध्य समझौता। सीतापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया। शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द, जो कि कोल्हापुर में स्थित है। ग्रीन एनर्जी पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अंबुजा सीमेंट। गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश 2026 तक करेगी। बैंकरप्ट एयरलाइंस गो फर्स्ट को जो है यह स्पाइस जेट खरीदेगा। गो फर्स्ट को स्पाइस जेट खरीदेगा। राजस्थान संयंत्र हेतु उच्च क्षमता वाली भट्टी। श्री सीमेंट लिमिटेड ने राजस्थान में नवलगढ़ में अपनी नई एकीकृत उत्पादन सुविधा में 11,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली भट्टी शुरू करने की घोषणा की है श्री सीमेंट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां। नितिन साहनी। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। संदीप बत्रा। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए संदीप बत्रा को दोबारा नियुक्त करने को मंजूरी दी। समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख नामित। समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला। इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान चीन सीमा पर 15,200 फुट की ऊंचाई पर होगी। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है उमा शेखर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई। पी देवस्थली। नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालेंगी पी देवस्थली। मनीषा पाढ़ी। भारत की पहली महिला एडीसी नियुक्त। मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी मनीषा पाढ़ी। एयर मार्शल मकरंद रानाडे। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त। दिशा नायक। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर। दिशा नायक क्रैश फायर टेंडर यानी सीएफटी संचालित करने वाली पहली प्रमाणित महिला फाइटर बन गई हैं। कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त कंचन देवी। नेक्स्ट है निधन। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। हेनरी किसिंजर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अनूप घोषाल बंगाली सिंगर थे और पीए रामचंद्रन ये प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिक, इंजीनियर और लेखक थे जिनका हाल ही में केरल में निधन हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 24 भारतीय भाषाओं को दिया गया। इनमें 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी, 3 निबंध और 1 साहित्य अध्ययन यानी आलोचना शामिल। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन। हिंदी के लिए संजीव को दिया गया मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को
नीलम शरण गौर को रिक्वीम इन राग जानकी के लिए, उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को राजदेव की उमराई के लिए प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 पियानो वादक डेनियल वेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अबू अव्वाद को, बेरेनबोइम और अबू अव्वाद को इजराइल हमास संघर्ष के बीच अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयास के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार लेखिका सुकृता पाल कुमार और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिनीत बनर्जी को। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है न्यो होम पुरस्कार मुंबई की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा। न्यो होम पुरस्कार सविता लाडेज को। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए। सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद्र को, उनके साथ यह पुरस्कार सुचेन क्रिस्टीन लिम और उस्मान अब्दुल हमीद को भी प्रदान किया गया। एएफएमसी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज यानी एफईएमसी को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। हसन खान, केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की। वैश्विक लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान में एक गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन को। दिवाली फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख वान की मून को। वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को। एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की ये संस्थापक हैं, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं सफीना हुसैन, जिन्हें वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया। इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसरो की वैज्ञानिक वीआर ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वीआर ललितांबिका को। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण। वज्र प्रहार जो है यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? उमरोई मेघालय में। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। प्रमुख पुस्तकें बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा माधव गोडबोल, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की। वेलकम टू द पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की। भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण विक्रम के दोराई स्वामी। प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी। महत्वपूर्ण दिवस विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी समुदायों का नेतृत्व करें। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, थीम थी स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए स्वस्थ सतत विकास। विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को, थीम थी विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी के बचाव और उसे हासिल करने के लिए कार्रवाई में एकजुट होना। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थीम थी समुद्र क्षेत्र में परिचालन दक्षता तत्परता और मिशन उपलब्धि। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, थीम थी मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को और थीम थी यूएनसीएसी एट 20 भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। थीम थी भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, थीम थी सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, थीम थी गणित सबके लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। थीम थी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला है खेल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया।
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। क्रिकेट के लिए एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और शीर्ष स्थान हरियाणा का रहा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदक हासिल किए। क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी 2023, हरियाणा ने राजस्थान को हराकर पहली बार यह खिताब जीता। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता। अंडर 19 एशिया कप 2023 आयोजन यूएई में, विजेता बांग्लादेश रहा। फाइनल में यूएई को हराकर अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश विजेता। हॉकी एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हार्दिक सिंह जो कि भारत के हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जैन डे वार्ड नीदरलैंड की। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में, विजेता पंजाब रहा। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। शतरंज में वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। बार्सिलोना स्पेन में 4 एलो ब्रेडेड ओपन 2023 के दौरान 2500 एलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 विजेता रहे डी गुकेश। चेन्नई ग्रैंड मास्टर विजेता डी गुकेश। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। बैडमिंटन में गुवाहाटी मास्टर्स 2023 महिला युगल विजेता अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल विजेता रहे चिराग सेन और महिला एकल विजेता रहे अनमोल खरब। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल विजेता रहे ची यू जेन चीनी ताइपे के और महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा जापान की। ओडिशा मास्टर 2023 पुरुष एकल विजेता रहे सतीश कुमार करुणाकरण। खेलों में विविध देख लेते हैं। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन आर्मेनिया के येरेवन में किया गया। भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए। भारतीय दल ने 17 पदक हासिल किए जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023, विश्व एथलेटिक्स द्वारा मोनाको में अमेरिका के नूह लायंस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट और केन्या के फेथ किपयेगान को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया। एडमिरल कप 2023, इसका विजेता रहा इटली। एडमिरल कप 2023 विजेता इटली। आयरिश तैराक डैनियल विफेन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।